आए हो मगर बहुत देर कर दिया मेहरबान तुमने आते आते। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। झारखंड कक्षपाल नियुक्ति 2025 आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन कंफर्म आउट हो गया है। 1700 से अधिक पदों पे भर्ती है। अभी जानेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी, किसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रिटन पहले होगा या फिजिकल पहले होगा। अगर फिजिकल पहले होगा तो उसमें केवल दौड़ होगा। दौड़ होगा तो कितना होगा, हाई जंप होगा तो क्या होगा, हाइट चाहिए तो क्या चाहिए, चेस्ट चाहिए तो क्या चाहिए। इसके अतिरिक्त जो रिटन एग्जाम होगा उसके सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, वो सारी जानकारी अभी आपको मिलने वाली है ना। तो एक एक करके। अच्छा, इसके जो नियुक्ति है, इसके लिए जो मिनिमम एज को सॉरी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो कितना चाहिए, वो मैट्रिक पास चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं और संपूर्ण जानकारी लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है ना। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। सबसे पहले देखिए बेटा, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन को निकाल दिया गया है। ठीक है, ये जेकेसीई 2025 के नाम से जाना जाएगा। अगर हम गलत नहीं है तो ये वैकेंसी लगभग 10 से 11 साल के बाद आई। लगभग 10 से 11 साल के बाद आई है ये वैकेंसी, यानी बहुत साल के बाद इस वैकेंसी को दोबारा लाया गया है। रेगुलर वैकेंसी भी है इसमें, यानी जो आम साधारण बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं। साथ ही साथ बैकलॉग वैकेंसी है, यानी जो उस वक्त पद खाली हो चुकी थी या ये 10 से 12 साल में जो पद खाली हो चुकी है उसको भरना भी साथ साथ में है ना, बैकलॉग वैकेंसी। आगे बात करें हम लोग, तो आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भराएगा www.jsscjharkhand.gov.in से। अभी लेकिन फॉर्म नहीं भरा रहा है। फॉर्म भराने का तारीख कब से है, डेट क्या दिया हुआ है, उसके बारे में भी आप लोग जानेंगे, है ना। अभी आपका लगभग 1 महीना है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, 1 महीना के बाद इसका पोर्टल खुलेगा, है ना। और परीक्षा शुल्क कितना है बेटा, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यानी आप कोई भी है, तो आपका परीक्षा शुल्क 100 रुपया, 100 रुपया। लेकिन अगर आप एस टी एस सी बच्चे हैं, है ना, अगर आप अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपका फीस है 50 रुपया। लेकिन ये एस टी एस सी बच्चे किनको फीस 50 रुपया लगेगा, जो बच्चे झारखंड आवासीय प्रमाण पत्र वाले हैं, यानी जो साबित कर सकते हैं कि वो झारखंड के ही बच्चे हैं। अगर कोई बच्चे झारखंड के अलावा कहीं और से भरते हैं, बिहार से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल या पूरे भारतवर्ष से कहीं से भी, तो फिर उनको 50 रुपये नहीं लगेगा, उनको पूरा पैसा लगेगा। और ये जो पैसा है ये नॉन रिफंडेबल है। परीक्षा शुल्क कैसा है बेटा, नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको परीक्षा शुल्क जो आपका 100 रुपया 50 रुपये लग गया वो आपको वापस नहीं हो सकता। यानी अगर आप एस टी एस सी बच्चे झारखंड वाले हैं तो आपको 50 रुपये लगेगा, बाकी कोई भी बच्चा उसको 100 रुपया लगेगा इस वैकेंसी को भरने का। और साथ ही साथ ये नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे हम लोगों को ये जानकारी देखने को मिली, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन का कंप्लीट ज्ञान आपके पास होना चाहिए। झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष, कक्षपाल है ना, कक्षपाल और कक्षपाल महिला के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी, यानी कैसे कैसे पद को बांटा गया अब उसको देखा जा रहा है। कक्षपाल पुरुष, जो पुरुष चाहिए उसमें कुल रिक्तियां कितनी है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, यानी एक्स आर्मी मैन के लिए जो पद निकाला गया 165। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए 165 पद निकाले गए भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व जो है, अनारक्षित जो है, जो जनरल कैंडिडेट बच्चे हैं उसमें 66 पद है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए 42 है, जिसमें एक पद आदिम जनजाति को लिए सम्मिलित किया गया, यानी 41+42। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 17 है, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 10 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 है। और ईडब्ल्यूएस जो बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 17 पद यहाँ देखने को मिलता है। यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल जो पद हो गए वो 165 हो गए। ठीक है, उसके अंदर खेलकूद कोटा से आपको 3 पद है। खेलकूद के बाद अगर आप किसमें है, देखिए, झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को दे 10% क्षतिज आरक्षण। अगर आप झारखंड पुलिस में वर्तमान में सहायक पुलिस में भी काम कर रहे हैं या किए हुए हैं तो आपके लिए 17 पद यहाँ पे कोटा में है। इसी पद, इसी 165 के अंदर गिनती हो रही है ना। अगर आप यहाँ पे क्या है कि झारखंड आंदोलनकारी से संबंधित रखते हैं, उनके परिवार से है, तो आपके लिए फिर 8 पद आपको कोटा में है। ठीक है, ये हो गया बात। इसके बाद हम लोग बात कर लिए अभी तक इसके लिए,
भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये पद था। अब हम लोग बात करते हैं होम गार्ड के लिए, ठीक है बेटा। 1634 पद है पुरुषों के लिए। इसको बांटा कैसे गया? तो ये तो झारखंड के जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 165 पद, और उनके अंदर भी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, वो हम लोगों ने देखा। अब आते हैं किसके लिए? तो गृह रक्षकों के लिए, यानी जो होम गार्ड वाले स्टूडेंट है, जो अभी होम गार्ड में कार्यरत है, उनके लिए, है ना। अगर आप अनरिजर्व्ड है तो 165 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 108 है, यहाँ 2 पद आदिम जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 41 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 33, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 41, और यहाँ आपको होमगार्ड वालों बच्चों के लिए जो देखने का कुल पद मिलता है वो मिलता है 413। उसी प्रकार खेल कूद से और आपका सहायक पुलिस से 41, और झारखंड आंदोलनकारियों से संबंधित से 21 पद आपका कोटा में रखा गया है। ये हो गए आपके यहाँ तक। अब बात करते हैं अन्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी उनका क्या सर? जो बच्चे वैसे हैं जो ना तो एक्स आर्मी मैन है, ना तो सहायक पुलिस है, बेचारे आम बच्चे हैं, घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको वैकेंसी का क्या लाभ हुआ? उनको वैकेंसी का ये लाभ हुआ कि उनके लिए अन्य अभ्यर्थियों के लिए 165, यानी अगर आप एक्स आर्मी में नहीं है, आप अगर सहायक पुलिस में या होम गार्ड में आप अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं होम गार्ड में, तो आप जनरल कैंडिडेट है, साधारण बच्चे हैं, तो अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1065 पद आपके लिए रखा गया है सुनिश्चित करके। जहां अनरिजर्व के लिए 423 है, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 423 पद है आपके लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 275, यानी सबसे ज्यादा यही देखने को मिल रहा है उन दोनों के तुलना में, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 106, पिछड़ा वर्ग के लिए 63, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 84, और आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए 105। तो कुल योग का कुल जो आपके पद देखने को मिले वो कितने मिले बेटा? 1056, है ना। उसमें अगर हम लोग बात करें खेलकूद कोटा में 21 है, और यहाँ पे सहायक पुलिस में है तो यहाँ 106 आपका फिक्स है कोटा में, और अगर आप झारखंड आंदोलन से संबंधित रखते हैं तो आपके लिए 53 पद यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, कोटा में। ये बातें हो गई पुरुषों के लिए। अब आते हैं महिला कक्षपाल के बारे में बात करते हैं। महिला कक्षपालों के लिए बात करें बेटा, तो सबसे पहले वही भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोटल 8 है ना। कितना है महिलाओं के लिए? 8, ठीक है। अनारक्षित के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 भी नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 1 भी नहीं। यानी इन दोनों को कहाँ लिया जाएगा? जहाँ पे 1 भी नहीं है उनको जनरल कैटेगरीज में डाला जाएगा। उनको कहाँ डाला जाएगा? जनरल कैटेगरीज में। महिलाओं को योग कितना? 8, ठीक है। यहाँ खेलकूद कोटा से 1 भी नहीं। यहाँ आपका सहायक पुलिस से 1 पद आपका रिजर्व है। आगे बात करें तो होम गार्ड में जो महिलाएं अभी काम कर रही हैं उनका अनरिजर्व में 9, अनुसूचित जनजाति में 5 सीट है, अनुसूचित जाति में 2 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो 1 है। वैसी लड़कियां जो अभी होम गार्ड की नौकरी कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ खेलकूद कोटा में नहीं है, लेकिन अगर आप सहायक पुलिस में तो 2 है, और झारखंड आंदोलन से संबंधित परिवार से तो 1। उसके बाद देखिए अन्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी वैसे बच्ची, वैसी लड़कियां जो ना तो सहायक पुलिस में काम कर रही है, ना कहीं होम गार्ड लगी हुई है, और ना ही कहीं वो एक्स आर्मी मैन है। तो वैसे जो साधारण बच्ची घर में पढ़ाई कर रही है उसके लिए भी सीट ज्यादा है बाकी दोनों के तुलना में, है ना। अनरिजर्व्ड है तो 15, अनुसूचित जनजाति है तो 9, अनुसूचित जाति है तो 4, पिछड़ा वर्ग है तो 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 3, आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए 3, और योग हो गया 36। ये इस तरह से बांटा गया, और ये कोटा के अंदर अपना वैकेंसी आ गया 1, 4 और 2। तो ये सारा पद जो है पुरुष और महिलाओं के लिए बता दिया गया कि पुरुष अगर आप है तो इतना, महिलाएं आप हैं तो इतना। तो जो साधारण बच्चे हैं, यानी जो कहीं पर भी नौकरी नहीं कर रहे, उनके लिए भी वैकेंसी ज्यादा ही है ना। और आगे बात करें तो झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष और कक्षपाल महिला के पद का बैकलॉग नियुक्ति हेतु रिक्तियों के विवरण, यानी अब यहाँ पे बात करते हैं बैकलॉग, जो वैकेंसी जो बची हुई है उसको भरने के लिए, यानी जो पहले ही से वहाँ काम करे बैकलॉग में ना, ये आम बच्चा इसको नहीं भर सकता है, ठीक है। तो कक्षपाल के लिए कुल रिक्तियां कितनी है? 19 है। उसके बाद करते हैं तो महिलाओं के लिए कितना है बेटा? कक्षपाल के लिए तो 16 है। बाकी आप किस कैटेगरी से आते हैं उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। ये रेगुलर वैकेंसी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, ये बैकलॉग वैकेंसी है। अब बात करते हैं आगे कोटिवार रिक्त संख्या, ये सब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। ये सब में प्रमाण पत्र ये सब आप जानते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है।
क्योंकि जाहिर सी बात आपका प्रमाण पत्र जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा या कुछ भी होगा, डुप्लीकेट तो होगा नहीं। डुप्लीकेट वाला बच्चा यहाँ काहे भरने आएगा, ठीक है। जो पढ़ रहा है उसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी किसी के पास ओरिजिनल नहीं होगा क्या, ठीक है। तो ये सब हम लोगों का भी इतना इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। जो बात इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें कंडिकल टी में वर्णित पद के वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है। तो कक्षपाल पुरुष या महिला के लिए आपका लेवल 2 यानी 19,900 से 63,200, लगभग 40-45 हजार रुपये आपको सैलरी मिलती है इसमें, है ना। तो ये आपका वेतनमान है, अच्छा वेतनमान है, सैलरी अच्छा है इस पे, ठीक है। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा आपको पास होना चाहिए। 10वीं कक्षा पास है तो आप इस नियुक्ति को भर करके इस सैलरी के हकदार हैं। आप फिर इसको कमा सकते हैं हर महीना, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर मिलेगा तो हम आपको बताते जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि बनाया जाएगा। जो अंतिम तिथि होगा वो हम आपको अभी बताएंगे कि अंतिम तिथि क्या होगा आपके एज को चेक करने के लिए। दूसरा बात, यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं अथवा विवरण के विभिन्न कंडिकाओं के विहित शर्त पूरा नहीं करते तो आवेदन भरने से आयोग समझे जाएंगे। इतना मोटा मोटी बात है, इसको यही बताया जा रहा है कि जिस दिन आप आवेदन भरिएगा उस दिन आपके पास मैट्रिक का हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी जो बच्चा मैट्रिक का एग्जाम लिखने वाला है वो इस आवेदन को नहीं भरेगा, जो बच्चा मैट्रिक पास हो चुका है वही इस आवेदन को भरेगा। ये बात आपको आसान भाषा में हमने बताया। आगे बात करते हैं, कक्षपाल पुरुष और महिलाओं के लिए शारीरिक मापदंड क्या होगा इसको देख लेते हैं, है ना। तो कोटि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग यानी अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी 1 बीसी 2, उनके लिए जो ऊंचाई है, हाइट है, वो मिनिमम 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। मिनिमम 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और सीना जो है 81 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद, ऐसे करेंगे तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट को फुलाने के बाद आपका कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। ये किसके लिए बात हो रहा है, पुरुषों के लिए बात हो रहा है ना, पुरुषों के लिए, ठीक है। हाइट कितना चाहिए पुरुषों का, 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट इनका फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। और एस टी एस सी बच्चे जो है उनका हाइट कितना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर कम, 155 सेंटीमीटर। और न्यूनतम इनका जो सीना होना चाहिए फुलाने का कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया अपने अपने कैटेगरी के अनुसार इनका शारीरिक मापदंड। अब आते हैं महिलाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। महिला जो भी है सभी कोटि की, यानी ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, बीसी 1 है, बीसी 2 है, ओबीसी में है, एसटी में है, एससी में है, किसी भी कैटेगरी की महिला का न्यूनतम हाइट कितना होगा, 148 सेंटीमीटर। यानी इनका जो शारीरिक मापदंड होगा महिलाओं का, वो केवल हाइट से होगा, उनका चेस्ट का मेजरमेंट का जरूरत नहीं है ना। तो न्यूनतम हाइट हाइट कितना चाहिए, 148 सेंटीमीटर की अगर आप हैं कोई भी बच्ची तो इस फॉर्म को भर सकती है, ठीक है। कोई भी बच्ची किसी भी कैटेगरी की। शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। अब उसने आपकी हाइट को देख लिया, आपके शारीरिक मापदंड को देख लिया, अब बोलेगा कि दौड़ के दिखाओ, ठीक है। ठीक है, तुम हाइट में पास हो गए, तुमने चेस्ट फुला के भी दिखा दिया, है ना। अब क्या करो, अब दौड़ के दिखाओ। दौड़ना कैसे है, तो दौड़ना बहुत आसान है। जो रेगुलर दौड़ता है या अभी से दौड़ना शुरू करेगा ना वो कर लेगा, है ना। दौड़ बहुत भारी नहीं दिया है। तो अगर पुरुष आप हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट, सॉरी 6 मिनट में। कितना देर में, 6 मिनट में। 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। और महिलाओं को भी 1600 मीटर ही दौड़ना है लेकिन 10 मिनट में, 4 मीटर अतिरिक्त दे दिया, क्योंकि महिलाओं का पैर छोटा होता है ना, है ना। तो पुरुष जो है वो दौड़ेंगे 1600 मीटर कितना देर में, 6 मिनट में। और जो महिलाएं हैं वो दौड़ेंगी 1600 मीटर कितना देर में, 10 मिनट में। यानी आप आज से भी दौड़ने की प्रैक्टिस करते हो तो आप दौड़ लोगे। और इसके लिए कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं है कि आप दौड़ने के लिए भी कोई टीचर को खोज रहे हो कि हमको बैठा करके दौड़ाए। आप क्या घोड़ा हो क्या कि आपके पीछे टमटम बांध के चाबुक कोई मारेगा। अरे आपको भगवान ने 2 पैर दिया है, दौड़ने का क्या चीज है यार। आप उसके लिए भी कोचिंग करने चले जाते हो हर चीज में, यानी बाप माँ का पैसा लगा देना है नहीं। अब तुमको दौड़ने भी नहीं आ रहा है, सोचो। अब तुमको दौड़ने भी नहीं आ रहा, यानी कल जाकर के कोई बोल देगा
कि आइए सोने का कोचिंग करें कि सोलाना कैसे, वो आपको लेटाने का 500 रुपये लेगा, तो आप वहां जाकर के 500 रुपये दे करके लेट जाओगे, क्या हमको लेटाने सिखाइए। हर चीज का फिजिकल जहाँ पे जरूरत है वहां पे किया जाता है यार। अब 1600 मीटर दौड़ना है, वहां दौड़ने के लिए तुम कोचिंग जाते हो। तुम घोड़ा गाड़ी नहीं ना हो कि तुमको कोई चाबुक मारेगा। दौड़ने भगवान ने 2 पैर दिया, दौड़ो खुद से। खुद से नहीं दौड़ सकते हो क्या? ठीक है, प्रैक्टिस करो, डेली दौड़ो, सुबह में 2 घंटा क्यों नहीं दौड़ निकलेगा, है ना। आयु सीमा देखते हैं, हर जगह पैसा मत बर्बाद किया करो, मेरा कहना यही है। पैसा का कीमत समझो यार, पैसा हर जगह बर्बाद करना बेवकूफ़ी है बच्चा। ठीक है, हर जगह पैसा दे रहे, पैसा के साथ साथ समय भी बर्बाद है। जो काम तुम खुद से 2 घंटा में दौड़ के कर सकता था, अब वहां जाकर के तुम एकेडमी में बैठा हुआ है, वहां 10 तरह का बकवास हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, घर से दूर जा रहे हो, घर का मैदान छोड़ करके यहाँ रांची के मैदान में आकर के वहां दौड़ रहे हो, क्या फायदा। तुम्हारे घर के पास मैदान नहीं है, वहां नहीं दौड़ सकते हो। टाइम बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना, है ना। हटाओ सब। आयु सीमा, जो बच्चे दौड़ निकालते हैं उनसे पूछो कोई एकेडमी ज्वाइन करता है क्या, जाके पता तो करो। आयु सीमा, उम्र की जो कैलकुलेशन होगी बेटा, अब हमने बताया था, अभी आगे बताएंगे, यही आगे है 1/8/2025। यानी जो आपका उम्र का जो आखिरी डेडलाइन है वो है 1/8/2025। आप अपने एज को कैलकुलेट कीजिएगा। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1995, तो आप क्या कीजिएगा, 1/8/2025 से 1/5/1995 को घटा करके देख लीजिएगा कि आपका जो एज आ रहा है इस कैटेगरी पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आप अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस है और पुरुष है, पुरुष होना जरूरी है, तो आपके लिए अन्य अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष, यानी कोई भी जनरल कैटेगरी का बच्चा है और वो अनरिजर्व्ड है या ईडब्ल्यूएस में आता है, तो आपका जो एज है वो 25 वर्ष होना चाहिए। और मिनिमम 18 है, यानी 18 साल से शुरू होता है। मिनिमम एज कितना बेटा, 18। 18 साल से ऊपर का ही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, और 18 से 25 साल। अगर आप गृह रक्षक है, होम गार्ड है, तो आपका एज है 30 साल। भूतपूर्व सैनिक है तो आपका एज है 45 साल। और सहायक पुलिस में अगर आपने अपनी सेवा दिया है तो आपका उम्र का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 35 साल। ठीक है यहाँ तक। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित एक एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित टू से आते हैं, तो फिर आपका जो अन्य अभ्यर्थी हैं यानी जनरल कैंडिडेट हैं, आपने कहीं काम नहीं किया, तो आपका एज लगेगा, कैलकुलेशन होगा 27 साल। यानी आप 1/8/2025 तक 27 साल या इससे कम के होने चाहिए। ठीक है। और अगर आप गृह रक्षक में काम करते हैं तो 32 साल, भूतपूर्व सैनिक है तो 45 साल, सहायक पुलिस है तो 37 साल आपका उम्र तक छूट दिया गया है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित एक एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित दो, महिला। अब महिलाएं आ गई, ठीक है। जनरल महिला आ गई, ईडब्ल्यूएस आ गई, BC1 आ गई, BC2 आ गई। महिलाओं को एज दिया गया बेटा 28 साल तक। अगर आप गृह रक्षक है तो 33 साल तक, भूतपूर्व सैनिक है तो 45 साल तक, सहायक पुलिस है तो 38 साल तक। हमको यहाँ पे थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा। ये एज को और बढ़ना चाहिए था, हम सच बता रहे हैं। जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके एज को बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपने वैकेंसी लाया है 10 साल 12 साल के बाद। 10 साल 12 साल के बाद अगर आप वैकेंसी लाते हैं सर, तो फिर इस एज को 25 27 28 30 रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर एज को बढ़ाना चाहिए ना, समानता का अधिकार देना चाहिए। जो बच्चे अभी रिसेंट में हैं उनको तो अधिकार मिल गया, लेकिन जो बच्चे अभी बीच में पिसाए, ये सालों में तक पिसाए, वैकेंसी के इंतजार में कुछ कर नहीं पाए, यानी घर वाला का ताना भी खा रहे हैं और उन कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं पकड़ रहे हैं। कुछ ऐसे तो बच्चे हैं जिनका सपना है सरकारी नौकरी करना, आप उनके सपना को कैसे कोई छीन सकता है। भाई उसका सपना ही है सरकारी नौकरी करना, उसका पैशन है गवर्नमेंट जॉब करना, आप उसके पैशन को कैसे तोड़ सकते हैं। कुछ समाज से, घर वाला से, दोस्त से, रिश्तेदार से ताना खाता, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अरे उसका अभी तक काहे नहीं हुआ, या तो वो जानता है या तो जो पढ़ा रहा है वो जानता है कि काहे नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ। घड़ा में पानी नहीं है, पिएगा कैसे, प्यासा मरेगा नहीं तो करेगा क्या, है ना। तो या तो वो जानता है कि क्यों नहीं हुआ जो बच्चा पढ़ रहा है, या तो हम जानते हैं कि क्यों नहीं हुआ क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। बाकी समाज तो ताना देगा ही, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो वैसे बच्चों के लिए आपको एज रिलैक्सेशन और देना चाहिए था, 5 5 साल तो कम से कम बढ़ाना ही चाहिए था, है ना। अगर आप 10 साल वैकेंसी नहीं दिए और उसका शोषण हुआ समाज में, तो वो बच्चा क्या करेगा बताइए। ये गलत है ना, इसको बढ़ाना चाहिए।
ऐसा मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है हम गलत हो तो हम क्षमा प्रार्थी होंगे। अगर आपका फैक्ट ज्यादा सही होगा कि ये सही है या गलत है, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एज रिलैक्सेशन और मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए। प्रवेश पत्र चाहिए वो सब मालूम है हम लोगों को, ये सब में इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या आपको आइएगा एग्जाम देने के लिए तो आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, भत्ता आपसे चाहिए भी नहीं, 20 रुपया हमको बस भाड़ा। ठीक है, हम खुद आ जाएंगे ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के। खाली जंगल में मत दे दीजिएगा, जो भी सेंटर दीजिएगा आसान दीजिएगा, सुविधाजनक। आरक्षण आवेदन का नियम ये सब इम्पोर्टेंट इतना भी नहीं है। आरक्षण का दावा करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बात आगे की बात है ना। पहले वैकेंसी तो निकालो, एग्जाम तो निकालो, है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नहीं। जाति प्रमाण पत्र आप देख लीजिए, आपके पास ये सारा सर्टिफिकेट है ना, क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं वीडियो को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे काम करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो ये जाति प्रमाण पत्र है, और आपने पहले एग्जाम दिया है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र में क्या क्या होना चाहिए वो आपको देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं मालूम तो उसके लिए अलग से हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या क्या आपके लिए आय एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। ये वही है, आवेदक आवेदन पत्र को भरने से पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले, विवरणिका की शर्तें के अनुसार। हाँ ठीक है सर, वो तो मालूम है हम लोगों को। ठीक है, वो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म को डाउनलोड करके ही भरना है। ठीक है ना, मतलब उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ लीजिए, टर्म कंडीशन फिर भरिए, ये बता रहा है। ठीक है, तो आप फॉर्म में हमको बताइएगा ही कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ से ये हम मैंने आपको बता दिया था कि इस वेबसाइट से भराएगा फॉर्म, यहाँ पे हमको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, हाँ निकाल देंगे, प्रिंट आउट बता रहा है। हाँ, यहाँ देखो, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 17/11/2025 से 18/12/2025 तक होगा। यानी जो आपका फॉर्म भरने का डेट है ना, वो है 17/11/2025 से, यानी आप कब से फॉर्म भर सकते हो, 17 नहीं, 7 नवंबर 2025 से, 7 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025, एक महीना का समय देगा आपको फॉर्म भरने के लिए। एक महीना तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है ना। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 10/12/2025 तक आप ले सकते हैं। यानी 8/12 तक आपने भर दिया, अब उसको 10/12 तक आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। यानी एग्जाम का डेट कब है तो आपको याद रखना है ना, 7 नवंबर। और यहाँ परीक्षा का स्वरूप। ठीक है, तो केवल इंपॉर्टेंट चीज, बाकी बहुत सारा बात इधर उधर लिखा रहता है, उस पर हम लोगों को काम नहीं है। परीक्षा का स्वरूप क्या है, ओएमआर में होगा। परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, परीक्षा ऑफलाइन होगा, है ना। परीक्षा ओएमआर शीट में होगा, परीक्षा ऑफलाइन होगा। परीक्षा एवं स्वरूप का पाठ्यक्रम देखो, सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट जो हमने बताया, हाइट देखेगा, चेस्ट देखेगा, दौड़ा के देखेगा। ठीक हो गया, है ना। शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षा परीक्षा, मापदंड कर लेगा, माप कर लेगा, और दक्षा एफिशिएंसी देखेगा आपको दौड़ा करके। 1600 मीटर पुरुष को भी और महिला को भी, पुरुष को 6 मिनट के अंदर और महिलाओं को 10 मिनट के अंदर। ठीक है, जब प्रैक्टिस करना तो जितने भी पुरुष है 6 मिनट की जगह 5 मिनट का प्रैक्टिस करना, और जितनी भी महिलाएं हैं वो 10 मिनट की जगह 9 मिनट का प्रैक्टिस करना। ठीक है, 1 मिनट कम करके प्रैक्टिस करना, है ना। लिखित परीक्षा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे, आगे बात करते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, चिकित्सा जांच परीक्षा, मेडिकल टेस्ट होगा। शारीरिक परीक्षा में क्या होगा हम लोगों ने देख लिया, इसमें क्वालिफाई होना अनिवार्य है। यानी अगर आपका हाइट कम हो जाता है बताए गए मेजरमेंट से, या चेस्ट कम हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा उसी वक्त, फिर आपको रिटर्न देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले चेक कर लीजिएगा, अपना हाइट देख लीजिएगा, अपना चेस्ट देख लीजिएगा सब। लिखित परीक्षा जो होगा बेटा ओएमआर में लिया जाएगा, यानी ऑफलाइन होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, ये बात तो आप मान करके चलिए, है ना। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बेटा,
जिसने कम समय पे जल्दी क्वेश्चन को बनाया, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत कम लोग बनाते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर भीड़ से हट करके आपने बनाया तो उसमें आपको ग्रेस मिलता है, नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी में काम करना होगा, यानी कम समय पे क्वेश्चन को हल करना होगा। और क्या करना होगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको छोड़ने के बजाय, भीड़ में रहने से हटा बजाय भीड़ से हट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज्ञान लेना होगा। और ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, कैसे कम समय पे क्वेश्चन करना है। बहुत सारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आता है तो मेरा वादा है आपसे कि 20 में से 15 से 18 सवाल ऐसा होगा जिसमें हम आपको पेन भी छूने नहीं देंगे। तो आपको विश्वास रखना है मेरे ऊपर, जो हम तैयारी करवा देंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन का हम आपको किंग बना देंगे, बेताज बादशाह बना देंगे। आपको उसका टेंशन नहीं लेना, बस आपको टिके रहना है ना, उसका मेरा जिम्मेदारी है। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु मतलब एमसीक्यू होगा बेटा। एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, उस पे आपको क्लिक करना होगा। एक प्रश्न को पूर्ण रूप 3 अंक होगा, यानी आप सही करोगे तो आपको 3 अंक मिलेगा, और गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखो 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन में, यानी सोच समझ करके आंसर देना है। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे। भाषा विषय को छोड़ करके, मतलब अगर आप नागपुरी लिए तो केवल नागपुरी में वो क्वेश्चंस मिलेगा, हिंदी लिए तो केवल हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी लिए, उर्दू लिए, बंगला लिए, कुड़ुक लिए, मुंडारी लिए, है ना, तो वो अपने ही भाषा में मिलेगा। बाकी उनको छोड़ करके, भाषा को छोड़ करके कोई भी आप क्वेश्चन को देखोगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स का। ठीक है, मुख्य परीक्षा। अच्छा, जो परीक्षा कितने चरण में होगा सर, तो परीक्षा केवल एक चरण में होगा, केवल मुख्य परीक्षा होगा, यानी केवल पीटी नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्ट मेंस होगा। डायरेक्ट मेंस होगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी दो दो एग्जाम दे दिया है, मेडिकल दे, सॉरी, फिजिकल माप दे दिया है और फिजिकल दौड़ दे दिया, तो एक एग्जाम अब खाली आपका बचा ना, मेंस। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। कितने पत्र होंगे? 3 पत्र होंगे, यानी 3 आपको क्वेश्चंस का बुकलेट मिलेगा। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। ठीक है, 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, यानी 2 या 6 घंटा। इनमें निम्न विषय रहेंगे। क्या क्या विषय रहेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, विषय क्या क्या है। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी ना, 3 पाली में लिया जाएगा। प्रश्न 1, पत्र 1, भाषा ज्ञान। यहाँ पे कुल 120 प्रश्न होंगे, परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा। यहाँ हिंदी भाषा ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको एस्से दे देगा, पैसेज दे देगा, व्याकरण दे देगा, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ये बहुत आसान होता है। इसका नंबर जो होगा, देखिए, भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, यानी इसमें क्वालिफाई करोगे तब आगे आपका चेक होगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना लाना है? 30%। 30%, 120 यानी 12 या 36। अगर आपने 120 में 36 सही कर लिया, तब आप आगे का आपका जो पेपर होगा, पेपर 2 और पेपर 3, वो चेक होगा। अगर आपने इसका 30% नहीं लाया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो ये बहुत आसान है। 120 में 36 अगर नहीं लोगे तो खुद से ही नौकरी की तैयारी छोड़ देना यार, जब 120 में 36 नहीं आ रहा तो क्या आएगा। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान प्राप्त अंकों को जोड़कर 30%, दोनों को जोड़ करके, किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए सर इंग्लिश मिलाना है कि हिंदी मिलाना, दोनों से मिला करके 36 क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़े, यानी इसको आपको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, बस आपको क्वालिफाई करना है, ताकि वो देख लेगा कि आपको हिंदी अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज है कि नहीं, 120 में 36 भी लाते हो कि नहीं लाते हो, तब आगे का चेक होगा क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा पत्र 2 में। पत्र 2 क्या है? आपका रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन है ना, क्षेत्रीय भाषा। इसके लिए भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा, 2 घंटा उसके लिए भी, 2 घंटा उसके लिए भी, 6 घंटा की परीक्षा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको जो पेपर आपको अच्छा लगता है आप वो ले लो झारखंड के। जैसे अगर आपको हिंदी अच्छा लगता है हिंदी ले लो, अंग्रेजी या संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, है ना, में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा को 100 एमसीक्यू आएगा। कितना एमसीक्यू आएगा बेटा? 100 एमसीक्यू आएगा। ठीक है, 100 एमसीक्यू आएगा। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी आप 100 में से आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी आप 30% अंक लाओगे तब आगे आपका पेपर 3 चेक होगा। वहां भी 30%, यहाँ भी 30%, लेकिन इससे मेरिट बनेगा, यानी केवल 30% ला करके पेपर चेक नहीं करवाना,
बल्कि अगर सच में एग्जाम निकालना है, मेरिट लेना है, तो मेरिट में आने के लिए इसमें आपको अच्छा खासा नंबर लाना होगा। सच बताएं हम तो 100 में कम से कम आपको 70 प्लस करना होगा। 70 प्लस का अगर सोचोगे तब जा करके काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो सामान्य ज्ञान। अब आते हैं बेटा पेपर 3 में। यानी पेपर 1 हिंदी इंग्लिश हो गया, पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया, जिसमें भी आपको 30% लाना है, मेरिट बनेगा सेकंड पेपर से। थर्ड पेपर में अगर हम आ गए तो थर्ड पेपर में जो आपका सिलेबस है वो है जीके। जीके का कितना होगा? 40%। इसके साथ करंट अफेयर्स भी ऐड कर दो ना, इसके साथ क्या ऐड कर दो? प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके साथ करंट अफेयर्स भी होगा, यानी सामान्य जीके, ये पूरे भारत का जीके होगा, और इसके साथ करंट अफेयर्स। इसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 क्वेश्चन। हीरो, सिलेक्शन दिलाने वाला हीरो। ठीक है, 50%। और जाकर के एक बार देखो तो किस तरह से हमने तुमको झारखंड को पढ़ाना शुरू किया है। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं कि एक बार उस क्लास को देखोगे तो दोबारा तुमको कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना मेहनत से और इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और क्लास में ही सब याद करवा दे रहे हैं। क्लास में ही पूरे क्लास को करवा करके प्रीवियस और क्वेश्चन उसी क्लास में करवा दे रहे हैं। जाकर के झारखंड के प्लेलिस्ट में देखो कि कैसे पढ़ा रहे हैं झारखंड, है ना। उसके बाद सामान्य गणित, मैथमेटिक्स, इसके लिए भी आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सामान्य विज्ञान, इसके लिए भी अब 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सामान्य परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें भी 30% कम से कम लाना है पास होने के लिए। लेकिन पास होने से मतलब नहीं है बेटा, मेरिट में आना है तो आपको स्कोर अच्छा करना होगा। ठीक है, 40, 10, 50, 50 और 100, 120 क्वेश्चन कितने हो गए? 120 क्वेश्चन। यहाँ कम से कम आपको 100 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा। कितना? 100 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना होगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे झारखंड में आपको एक माहौल देखने को मिलेगा। वो माहौल क्या है कि तरह के तरह का आपके सामने वीडियो आएगा, थंबनेल आएगा कि मेरा कोर्स खरीदिए, इसका कोर्स खरीदिए। अब इसका कोर्स बेचा जाएगा। आपको पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके पास। आपको कहीं से भी कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। बोला जाएगा कि 1200 रुपया का है, मगर ऑफर निकाल दिया जाएगा आपके लिए इसको 599 में, है ना। इस तरह का बहुत सारा कोर्स का आपको भ्रम दिया जाएगा कि इतना में कोर्स कर लीजिए, इतना में कोर्स कर लीजिए। पैसा नहीं बर्बाद करना बेटा, है ना। हम जब है ही पढ़ाने के लिए, और मेरे पढ़ाने का जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है, वो पूरे झारखंड में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे झारखंड में 15 साल से इस इंडस्ट्री को दिए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड के अंदर जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको कंटेंट दे देंगे, वो कंटेंट आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपका दोस्त, भाई, बहन, बंधु या आप खुद कहीं भी कोर्स ले लीजिएगा, तो उसका कंपेयर करने के लिए मेरे क्लास को जरूर देखिएगा। तब आपको हो सकता है आकाश और पताल का अंतर दिखे, है ना। आकाश और पताल का अंतर दिखे, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 599 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया कहीं पर भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे यूट्यूब में भी, और अपने एप्लीकेशन में भी ना, जो मेरा अपना एप्लीकेशन है। दूसरी बात, क्लास करने के लिए 8789359835, ये व्हाट्सअप नंबर है अपना, 8789359835। आप एकदम इस पे व्हाट्सअप में मेरे को हाई लिख करके भेजिए, और ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसमें हाई लिख करके भेजो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां सारे क्लास का नोट्स भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। सारे क्लास का नोट्स एकदम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, सारे क्लास के नोट्स। ठीक है, तो आपको ज्यादा पैसा बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे के मन में विचार आ जाएगा कि कोई अगर 5,000 रुपया ले रहा है और कोई अगर फ्री में ले रहा है, पढ़ा रहा है, तो क्वालिटी किसका अच्छा होगा? 15 साल से पढ़ा रहे, जाकर के क्वालिटी चेक कर लो। दूसरी बात, गूगल में जाकर के देखो, द इम्प्लॉयमेंट क्लास देखो, और देखो वहाँ सैकड़ों बच्चों का तुमको फीडबैक मिलेगा। अब क्या फीडबैक है और कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ तुमको दिखेगा। ठीक है, तो तुमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। चुपचाप पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो। ठीक है, ये सिलेबस है तुम्हारा ना। सिलेबस को अभी हम लोग डिटेल्स में भी बात करेंगे बेटा, आज नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक स्पेशल रणनीति के द्वारा इसकी तैयारी की जाएगी। ऐसे थोड़ी सिलेबस की तैयारी हो सकती है सर, कि आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पे लिख दिया हेड क्वार्टर पढ़ो, तो सबसे पहले हम हेड क्वार्टर ही पढ़ने लगेंगे। नहीं,
सिलेबस को तो तैयार है, आपने बता दिया सिलेबस ये है, लेकिन सिलेबस को तैयारी हम लोग अपने तरीके से करेंगे कि कैसे पढ़ना है ना। तो पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, उससे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखे बेटा, तो मुख्य परीक्षा में क्या है, ये उसका सिलेबस है। हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा पेपर 1 का, हिंदी अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न आएंगे, हिंदी व्याकरण पे आधारित प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी में भी वही होगा। ये आपका एक पूरा सिलेबस होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है, वो भी आगे आपको बताया गया है ना। सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास वातावरण, यानी जो जनरल साइंस होता है, जनरल नॉलेज होता है, उस पे क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और एकदम सिलेबस डिस्कस कर दिया है, सिलेबस में कुछ भी नहीं छुपाया। झारखंड एग्जाम भले लेता है नहीं लेता है, लेकिन इसमें एक खूबी ये है ना कि सिलेबस एकदम साफ साफ बता देता है कि इतना पढ़ लो, ये पढ़ लो, नौकरी दे देंगे। एकदम सिलेबस को डिस्कस करके बताता है, इसमें एक खूबी तो है ना। जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, एकदम सिलेबस को डिफाइन करके बता देगा कि क्या पढ़ना है। झारखंड से भी क्या पढ़ना है एकदम डिफाइन करके बता देगा। और खेला यहाँ पर है थोड़ा सा इत्यादि, जब यहाँ इत्यादि लिख दिया ना, यानी इसके अलावा भी कुछ पोर्शन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पोर्शन क्या है हम तुमको पढ़ा देंगे, ठीक है। यानी इसको कंप्लीट करने के साथ इत्यादि भी कर लेंगे, जो मिसलेनियस कहते हैं, ये खतरनाक है। इसी से क्वेश्चन अगर आता है तो लोग फंसते हैं, है ना। सामान्य गणित, गणित के अंदर वही है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, अलजेब्रा, है ना। जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, मेंसुरेशन, 2D 3D दोनों, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने को देखने को मिलता है आपको। और उसके बाद साइंस, साइंस से अलग तरीके से चैप्टर को, सिलेबस को डिफाइन किया है। साइंस से क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ से आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान से, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा, हमने आपको बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, मेरिट बनेगा। ये सारी बातें थी आपके जो, ये जो जानकारी के लिए अभी फिलहाल जो आपको जानकारी चाहिए था, वो सारी बातें यही। ये सब तो वही है, गलत सूचना मत दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये सिलेबस है, एज क्या चाहिए, फिजिकल दक्षता क्या चाहिए, है ना। अब आगे बात करते हैं इसकी तैयारी की, इसकी तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको क्लास नोट्स मिलता रहे, आपको एक बेहतरीन क्लास, बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। और आप बिना 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया खर्च किए हुए एक अच्छी तैयारी कर पाए, और ईमानदारी से पढ़ाने वाला आपके सामने कोई टीचर हो जो पूरी सिलेबस को कवर करे, बिना इधर उधर की बात करते हुए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्लास के साथ, है ना। और इसको अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मेरे को व्हाट्सअप करना, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ सारा आपको नोट्स के साथ साथ नोटिफिकेशन भी दिया जाता है, ठीक है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जोहार।